कल की क्लास में हमने देखा था जितना भी पढ़ा है उसका आज 5-10 मिनट में ना पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो आगे का टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो देखो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट को क्लासिफाई किए थे दो टाइप में। दो टाइप में कौन कौन सा था? पहला जो था वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड जो है अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें जो शेप है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए तो रेगुलर था और अमॉर्फस सॉलिड के लिए इरेगुलर। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी जो हम देखे थे वो है हीट ऑफ फ्यूजन, जिसे डायरेक्ट से डिनोट करते थे हीट ऑफ फ्यूजन के लिए या फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो देखो इसके लिए तो डेफिनेट था क्रिस्टलाइन सॉलिड को, यदि 1 ग्राम मान लो यदि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको फिर हीट ऑफ फ्यूजन यही था ना कि 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना था और जितना हीट चाहिए उसको कन्वर्जन के लिए उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो डेफिनेट हो गया इसके लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, और अमॉर्फस सॉलिड के लिए इनडेफिनेट था क्योंकि इसके लिए कोई निश्चित हीट अमाउंट नहीं है। ठीक है, अब तीसरा देखो क्या था हमारे पास, एनिसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो था वो तो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर था, लेकिन अमॉर्फस क्या था? आइसोट्रॉपिक था। सारी डायरेक्शन में इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे वो सेम ही थे, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं था, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गया था। तो अब देखो, और फोर्थ जो था हमारे पास ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो था वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर था और अमॉर्फस सॉलिड जो था वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर था। ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उसके बाद देखो अभी तो सॉलिड स्टेट को हम क्लासिफाई किए, फिर क्या किए थे कल? क्रिस्टलाइन सॉलिड को फिर क्लासिफाई किए थे हम उसके बाद। तो अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो था उसको भी हमने कितने क्रिस्टलाइन को कितने में 4 पार्ट में था। तो पहला जो था इसका टाइप वो मॉलिक्यूलर सॉलिड था, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो कि बना, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे? किससे बने हुए थे? ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं मॉलिक्यूल से बना होता है। तो देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी 3 टाइप के थे, कौन कौन से? पहले जो पहला था वो है नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड। ओके, इसके एग्जांपल की यदि बात कर ले तो नॉन पोलर सॉलिड के लिए I2 था, CCl4 था। ठीक है, जिसमें कोई पोलैरिटी ना हो, वहाँ पे आयन जनरेट ना हो रहा हो, एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर बॉन्डिंग नेचर की बात करें तो इसमें तो देखो नॉन पोलर में होता है लंदन फोर्स। दूसरा जो था इसका पोलर सॉलिड, एग्जाम्पल पोलर के क्या लिखे थे? HCl। ठीक है, और इसके बीच डाइपोल इंटरेक्शन थे, डाइपोल इंटरेक्शन, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच डाइपोल इंटरेक्शन होता है। थर्ड जो था इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड, H बॉन्डेड लिख देती हूँ इसको, हाइड्रोजन के लिए H बॉन्डेड। और एग्जाम्पल की बात करें तो H2O। फिर इसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था इसमें वो होता है H बॉन्डिंग। ओके, अब देखो ये तो पहले टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। दूसरा क्या था हमारे पास? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड किससे बना होता है? आयन से बने होंगे। आयनिक सॉलिड आयन से बना होगा, मॉलिक्यूल से बना था। एग्जांपल इसके लिए लिखना चाहे तो NaCl, KCl या फिर CaF2, इस तरह के जो आयन्स वाले होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चार्ज जनरेट होता है उसके लिए। अब देखो इनके बीच एनिक बॉन्ड ही होगा, एनिक सॉलिड हो तो एनिक बॉन्ड होगा, और एनिक बॉन्ड क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या है? या फिर कूलम्बिक फोर्स भी इसको कह देते हैं।
देख लिया। तीसरा क्या था हमारे पास, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड किससे बनता, मेटल्स, मेटल के आयन था, मेटल्स के आयन्स थे जो सराउंडेड थे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, ठीक, मेटल आयन्स सराउंडेड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब देखो एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल कोई भी मेटल का नाम लिख लो, कॉपर, Ag, चांदी, फिर सोना का गोल्ड, ये Au हो गया, प्लैटिनम लिख लो, मतलब जो भी मेटल्स होंगे वो आ जाएंगे इसमें। और इसके बीच यदि बोले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, जो मेटल्स एक दूसरे से जुड़े होंगे वो होता है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। इनके बीच इसके जो मेटल आयंस होंगे उनके बीच मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास है वो है कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड उसको बोलते हैं, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में क्या था, ये एटम से बना होगा। बेस्ट एग्जांपल इसका ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो थे डायमंड और ग्रेफाइट। अब कोवेलेंट सॉलिड है तो एटम्स जो जुड़े होंगे उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड होगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का जो टाइप है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये भी देख लिए। नेक्स्ट जो इसके बाद हम देखते हैं वो था यूनिट सेल, पहले इसको रब कर ले। इसके बाद जो देखे थे हम वो था यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस और साथ में था यूनिट सेल। देखो क्रिस्टल लैटिस के लिए क्या कहते हैं, कोई भी एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्म होता है, उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन, जैसे एक यूनिट सेल ले लो, ठीक है। यूनिट सेल का रिपीटेड 3D मतलब तीनों डायरेक्शन में एक रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है यूनिट सेल का। तो अगर ये लैटिस बन गया, अब बात करें यूनिट सेल क्या होता है, तो सिर्फ इसका ना जस्ट उल्टा ऐसे करके बोल दो कि जैसे यूनिट सेल को रिपीट किए हैं एक निश्चित पैटर्न में, तो वो लैटिस बना रहा है। फिर वो पूरा का पूरा एक लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा वो हो जाएगा हमारा यूनिट सेल। तो इसके लिए इतना ही काफ़ी था। फिर उसके बाद देखो यूनिट सेल को, जो यूनिट सेल है उसके पैरामीटर हम देखे थे। यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स आए थे। 6 पैरामीटर्स कौन कौन थे, 3 तो डायमेंशन था उसका, 3 डायमेंशंस थे जिसे हम डिनोट किए थे A, B, C से, और 3 इसके एक्सियल लेंथ से, एक्सियल बॉन्ड और यार एंगल, एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा, ठीक है। देखो अब डायमेंशन क्या है इसको, या फिर इसको एक्सियल लेंथ भी कहते हैं। तो ABC और एक्सियल एंगल जो हो जाएगा वो होगा अल्फा बीटा गामा। तो ये 6 पैरामीटर के बेस पे फिर इसको 7 टाइप में डिवाइड किया गया था, मतलब 7 तरह के मिल गए थे क्रिस्टल्स हमारे पास, जिसको 7 क्रिस्टल सिस्टम कह दिया गया। उसके बाद देखो जो वो 7 क्रिस्टल बने हुए थे ना, उसमें जो पार्टिकल्स थे जिससे वो बना हुआ था, जिस एटम से कह लो, मॉलिक्यूल से कह लो, जिससे भी वो बना हुआ था, उसके अरेंजमेंट पर, मतलब उस लैटिस में वो कहाँ प्रेजेंट है, किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, उसके बेस पर फिर इसको जो ब्रेविस साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि ये 14 तरह के हो गए हैं, ठीक है। तो 14 उन्होंने इसको बताया कि ये 7 नहीं, इसके आगे भी फर्दर ये वेरिएशंस थे उसमें, वो 14 टाइप के बता दिए। तो देखो बेसिक तो पहले हमारा, अगर यूनिट सेल का देखें तो जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम हमारा क्या है, 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम लिख दिया था। चलो यूनिट से निकाल देते पहले, थोड़ा स्पेस चाहिए इसके लिए। तो क्रिस्टल सिस्टम बेसिक तो हमारे पास कितना है, 7 ही है। 7 में निमोनिक्स का एक बताई थी मैं कि उसके लिए पहले देखो क्यूट लिख लेना, ठीक है, क्यूट आवर मदर, ओके। क्यूट से क्या, CU से क्या था, क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, और से ऑर्थोरोम्बिक, MO से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक, HE से हेक्सागोनल,
आर से रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जो इसके पॉसिबल वेरिएशन थे, ये तो 7 हो गए ना, फिर उसके बाद 14 जो थे, तो देखो पॉसिबल वेरिएशंस की बात करें तो उसके लिए एक नंबर बताई थी 32, 42, 111। अब देखो 3 क्यूबिक के लिए था, तो क्यूबिक के लिए पहला एससीसी तो सब में होगा ना, प्रिमिटिव, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, 3 तरह के ये हो गया। इसके क्यूबिक का जो सिर्फ जो पार्टिकल्स होते हैं बनेगा वो सिर्फ 3 तरह से अरेंज हो पा रहे थे। टेट्रागोनल की बात करें तो एससीसी तो होगा इसमें भी प्रिमिटिव, उसके बाद इसमें आएगा बीसीसी, बॉडी सेंटर। अच्छा देखो टेट्रागोनल के लिए कल बताई थी ना कि फ्रीज याद रखना, इसके लिए कैसे याद होगा कि यहाँ पर एफसीसी आएगा या बीसीसी आएगा। एससीसी तो लिख लेंगे, लेकिन बीसीसी देखो फ्रीज के बॉडी के अंदर ही कुछ ना कुछ रखते हैं। फ्रीज जो होता है हमारे घर में, अब फ्रीज के अंदर ही रखते हैं, उसके ऊपर ठीक है हमारे यहाँ रख दिया जाता है, तो उसके ऊपर कुछ सामान रख देते हैं, पर जो खाने पीने की चीजें होती हैं वो तो फ्रिज के अंदर ही रखते हैं, तो कहाँ रखें, उसके बॉडी में। तो इसी वजह से टेट्रागोनल को फ्रिज का एग्जांपल दी थी, तो याद रखना एससीसी और बॉडी सेंटर में उसको रखा जाता है, इसी वजह से बीसीसी। ऑर्थोरोम्बिक में तो चारों आ जाएंगे, 4 तरह के यूनिट सेल होते हैं हमारे पास, तो ये चारों इसमें आ जाएगा, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और 4th होगा ईसीसी, एंड सेंटर्ड बोलते हैं इसको। मोनोक्लिनिक के लिए एससीसी, ईसीसी, ठीक है, ट्राइक्लिनिक के लिए सिर्फ एक ही एससीसी, मोनोक्लिनिक हेक्सागोनल के लिए भी एससीसी, रोम्बोहेड्रल के लिए भी एससीसी। ये हो गए पॉसिबल वेरिएशंस इसके। अब देख लेते हैं इसका जो एक्सियल लेंथ है, एक्सियल लेंथ की बात करते हैं। एक्सियल लेंथ कौन कौन से थे, एबीसी। देखो इसको लिखने का भी बहुत ईजी है। क्यूबिक के लिए तो पता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर देना, फिर उसके बाद इसमें तीनों इक्वल हैं, उसके नेक्स्ट जब आना ना एक को अनइक्वल कर देना, फिर उसके नेक्स्ट आना तीनों को अनइक्वल कर देना, फिर सेम तीन तो अनइक्वल कर देना, फिर उसके बाद रिपीट कर देना। ए ट्राइक्लिनिक के लिए ये हो गया, हेक्सागोनल क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, सेम इसी को रिपीट कर दी मैं, तीनों इक्वल, 2 इक्वल 1 नॉट इक्वल, फिर उसके बाद तीनों ही अनइक्वल हैं, 3 जगह आ गए, फिर उसके बाद a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर उसके बाद रोमन में पहले में क्या लिखे थे हम, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हो गया। अब इसके एक्सियल एंगल की बात करें तो देखो इसके लिए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, 3 में एक ही जैसा रहेगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, 3 तो लिख लिए, ठीक है। रह गया हमारे पास 4। देखो रोम्बोहेड्रल के लिए तो अच्छा पहले कौन सा लिख लें, चलो ठीक है मोनोक्लिनिक लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 2 इक्वल होंगे, फिर उसके बाद अल्फा सॉरी गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देखो कल की लेक्चर में ना फिर कमेंट सेक्शन में मैंने इसको करेक्ट कर दिया, कल यहाँ पर मैंने 120 लिख दिया, लेकिन वहाँ पे 120 नहीं 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखो गामा भी उसमें लिखी थी कि गामा नॉट इक्वल टू 120 डिग्री, वहाँ पे 120 की जगह 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो ट्राइक्लिनिक में अगर देखें तो ट्राइक्लिनिक के लिए कोई भी अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें ये सारे ही नॉट इक्वल है। ट्राइक्लिनिक का तो एकदम सब में जितने भी इक्वल लिखना सबको काट देना। हेक्सागोनल के लिए देखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा सिर्फ एक ही जगह देखो 120 डिग्री, अगर वो आएगा सिर्फ हेक्सागोनल में, याद रखना। अब देखो पहले वाले के जैसा ही इसको लिखे थे तो सेम पहले वाले की तरह करना, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बस यहाँ पर जो ये 90 डिग्री तीनों एंगल 90 डिग्री थे ना, तो यहाँ पे तीनों एंगल तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो कल का लेक्चर तो इतना ही ना हमारा खत्म हो गया, रिविजन भी कर लिए। देखो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है पढ़ना है वो देखना है कि एक यूनिट सेल है तो उसमें कितने एटम्स होते हैं। 3 तरह के यूनिट सेल ही पढ़ना है हमें, एफसीसी, एससीसी, बीसीसी। अब ये तीनों में कितने एटम्स होते हैं, देखो नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, हेडिंग डाल लेना, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है। 3 तरह के यूनिट सेल हैं। अच्छा इसको बताने के लिए पहले ना एक फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो और फिगर पहले बना लेते हैं।
नहीं है, सीधी लाइन तो खींचेगी नहीं कभी। खैर छोड़ो, बस जैसे जैसे ड्रॉ कर रही हूँ ध्यान से देखते जाना, समझ में आ जाएगा कि बना है क्यूबिक ही। एक बड़ा सा क्यूब बना दिया। अब देखो ये बड़े से क्यूब में ही 8 क्यूब बनाने वाली हूँ, ध्यान से देखते जाना। इसके मिडिल से जस्ट इसके मिडिल को मिला दी, खिचड़ी पक जाएगा। स्क्वायर है उसके मिडिल में देखो, यहाँ से उसके जस्ट नीचे एक परपेंडिकुलर लाइन, फिर जो बैक साइड में स्क्वायर बनाई थी उससे उसी के बीच में, ठीक है। फिर यहाँ से इसका मिडिल यहाँ आएगा, इसका मिडिल थोड़ा ऊपर, बड़ा सा क्यूब बनाई, उसके बाद 8 क्यूब। अब नहीं दिख रहा होगा तो दिखाती हूँ मैं, देखो कौन कौन सा। एक तो ये फ्रंट में देखो, फ्रंट में एक क्यूब, सेम वैसे ही अगर ध्यान दो तो इसके जस्ट पीछे भी एक क्यूब है, वैसे ही इसके जस्ट बगल में देखो एक क्यूब यहाँ पे, फिर नीचे, फिर यहाँ, टोटल 8 क्यूब बने इसमें। नंबर दे दूँ तो 1 2, इधर भी होगा 3 4, 4 ऊपर की साइड में है तो 4 नीचे की साइड में भी है, 4 5 6 7 8 हो गया यूनिट सेल। एक यूनिट सेल इसमें है। अब देखो क्या हम पढ़ के आ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल 3 तरह के हैं हमारे पास, होते 4 तरह के हैं, पर एंड सेंटर वाले का ना उतना यूज नहीं है। तो देखो एससीसी की बात करें यदि हम, तो एससीसी में कहते हैं कि एससीसी में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रिमिटिव वाले में सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे होते हैं। और कॉर्नर हमारे पास एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 8 होते हैं। और कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक यूनिट सेल में। अगर हम यहाँ पर सेंटर में देखो, अगर नीचे वाला ये क्यूब देखें, इतना जो है, ये नीचे के जो चारों क्यूब है या कह ले 8 क्यूब का कॉमन सेंटर कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा। ये जो सेंटर है ये 8 क्यूब के लिए है, एकदम देखो ना, आगे वाला सेंटर नहीं क्यों और नहीं पीछे वाला, बीच वाला यहाँ पे है। ये 8 क्यूब में, और 8 क्यूब कह रहे हैं, हाँ यूनिट सेल कह लो, क्यूब कह रहे हो।
8 क्यूब में ये अटैच्ड है। तो देखो अब यहाँ पर कोई एक स्फीयर होगा तो ये 8 के लिए कॉमन हो गया। मान लो ये ऊपर 4 रूम है, नीचे 4 रूम है, तो ये वाला रूम का एक कोना चारों रूम के लिए कॉमन हो गया ना। तो अब देखो क्या कहेंगे, इस जो यहाँ पर यदि कोई पिलर है या कुछ भी है तो कहेंगे ना कि चारों इससे अटैच है, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 8 के लिए है। सॉरी 4 अटैच नहीं है, 8 अटैच है, तो 8 के लिए है। तो अब देखो अगर कोई स्फीयर है, अगर कोई स्फीयर है उसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो क्या लिखते हैं 1/2, दोनों 1/2 में डिवाइड हो गया। एक स्फीयर है 2 भाग में कर किए तो 1/2 लिखते हैं। फिर वैसे अगर ये स्फीयर से फिर आधा होगा तो कैसा बनेगा ये, ऐसा होगा। अब इसको भी हाफ में डिवाइड करें तो पहले ये कितना था, हाफ था, हाफ को फिर हाफ में डिवाइड कर दिए, कैसा आ गया 1/2। तो इसका 1/4 पार्ट कहेंगे ये। फिर इसको देखो 1/4 पार्ट कौन सा है, अगर देखा जाए तो ऐसा ही दिख रहा है इधर का साइड से। यदि देखे इधर से यहाँ से एकदम कट करेंगे इसको तो देखो इधर वाला साइड अगर घुमा के ऐसे देखा जाए तो ऐसा दिखेगा। फिर इसको यदि हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा 1/4 पहले था, फिर हाफ में किए 1/8 आया ना। अब देखो एक स्फीयर यहाँ पर कितने में कट मतलब कितने में डिवाइड हुआ था 2 का, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा सेम। देखो एक को कट किया है ना, दूसरा वाला पार्ट तो सेम वैसा ही होगा। यहाँ पर 2 से फिर यहाँ पर कितने में डिवाइड हुआ ये 4 में। 4 को फिर जब हाफ हाफ किए तो कितने में डिवाइड हो जाएगा 8 में। अब 8 जो है 8 यूनिट सेल में एक एक पार्ट जाएगा, तो एक यूनिट सेल में इस स्फीयर का कितना पार्ट हुआ 1/8। इसी वजह से लिखा जाता है कि जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं या स्फीयर होते हैं उसका जो यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो 1/8 होता है। तो 8 कॉर्नर है और एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1/8 और टोटल एटम कर ले। अब इसको मतलब सॉल्व कर ले तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने एटम आ गए हमारे पास 1 एटम हो गया। तो एससीसी में कितने एटम्स होते हैं, एक ही एटम होता है। ठीक, इसको मिटाते हैं, ये तो समझ आ गया होगा। अब देखो सेकेंड हमारे पास क्या है एफसीसी। एफसीसी के लिए अब एटम कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो कॉर्नर पर, कॉर्नर्स प्लस फेसेट्स पे होते हैं। फेसेट्स मतलब फेस सेंटर। यूनिट सेल के फेस 6 फेस होते हैं, यूनिट सेल में 6 फेस होंगे ना, तो 6 पर। अब देखो कॉर्नर के लिए लिखे तो सेम यही वाला होगा, एक कॉर्नर होते हैं और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस फेस कितने होते हैं 6 होते हैं। अब एक यूनिट सेल के फेस पर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा ये जानने के लिए देखो यहाँ जो फेस है ये वाला बीच वाला फेस देखो, जो यहाँ वाला स्क्वायर है ये, इस फेस को यदि आप देखें, समझ पा रहे हो कौन सा कह रही हूँ, ये वाला मिड जो ये फेस फ्रंट फेस और ये बैक फेस के बीच में जो ये फेस है ये तो कॉमन है ना 1 और 2 क्यूब के लिए। तो जो ये वाला फेस है अब देखो उस पर यदि कोई एटम प्रेजेंट होगा तो वो तो दोनों क्यूब से अटैच है ना, फ्रंट वाले से भी और ये बैक वाले से भी। तो एक क्यूब 2 से अटैच है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आधा आधा वो दोनों में कंट्रीब्यूशन कर रहा। तो इसी वजह से फेस पर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं कि वो अपना आधा हिस्सा एक क्यूब को देता है और दूसरा हिस्सा दूसरे यूनिट सेल को देता है। तो टोटल कितना हो जाएगा इसके लिए देखो, ये तो 1 हो गया प्लस ये 3 हो गया, तो टोटल 4 एटम्स होते हैं एफसीसी में। अब देखो बात करते हैं बीसीसी का। बीसीसी में कहाँ होता है, तो एक तो कॉर्नर पर और फिर उसके बाद बॉडी सेंटर पर, उसके बॉडी के बीच में रहता है। तो देखो कॉर्नर के लिए तो सेम फिर वही हो जाएगा 8 × 1/8 प्लस
बॉडी सेंटर का आप देखो, अगर मान लो ये 8-9 मान के पूरा एक, सॉरी देखो एक बड़ा सा क्यूब ही मान ले, इसको बांटे थे ना पहले, तो बड़ा क्यूब बनाई थी पूरा एक यूनिट सेल बड़ा सा, तो अगर मान लो उसमें इसके बॉडी पर कहीं प्रेजेंट हो एटम, या फिर रुको इसी में समझो क्या, इसे इग्नोर करना, ठीक है। बॉडी सेंटर, अगर मान लो जैसे ये वाला क्यूबिक ड्रॉ किया, इसके बीच में यदि कोई एटम रख देंगे, तो मान लो ये कार्टन है, एक डब्बा है, उस पे यदि कोई स्फीयर रख देंगे तो क्या है वो दूसरे यूनिट सेल से अटैच होगा? नहीं होगा। मान लो एक रूम है, उसमें उसके अंदर अगर कोई चीज़ स्फीयर ही मान लो स्फीयर रख दे बड़ा सा, तो क्या वो दूसरे रूम के लिए भी अटैच्ड है उससे? नहीं है, वो तो सेपरेट हो गया ना, क्योंकि इसके एक ही यूनिट सेल के बीच में है। इससे बगल में अब कितने यूनिट सेल, इसका तो लेना देना है नहीं उससे, तो कंप्लीट जो स्फीयर है वो पूरा अपना कंट्रीब्यूशन एक ही यूनिट सेल में दे रहा है, तो एक बॉडी एक ही एटम आएगा और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एक ही होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये तो 1 हो गया प्लस 1 × 1 1 इक्वल टू 2 एटम्स, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ना कि एससीसी में कितना हो गया? 1 एटम, एफसीसी में 4 एटम्स, बीसीसी में 2 एटम्स, ठीक है। ये चीज़ ही बस ध्यान रखना, बाकी ये तो समझाने के लिए था पूरा इतना सारा। इसका कंक्लूजन क्या याद रखना है हमें? सिर्फ कि नंबर ऑफ एटम्स, अगर एससीसी यूनिट सेल है तो उसके लिए 1 एटम होता है, एफसीसी होगा तो 4 एटम्स, बीसीसी होगा तो 2 एटम्स, बस इतना ध्यान रखना है, ओके। अब देखो इसके बाद जो पढ़ना है हमें वो है ए और आर के बीच में रिलेशन। वैसे तो इसको कैलकुलेट करते हैं, पर उतना कैलकुलेशन में जाना नहीं। पहले ही बताई हो कि जो हमारा जो क्वेश्चन जो आने वाला वो रिटन पेपर तो होने वाला है नहीं, एमसीक्यू बेस्ड है। तो एमसीक्यू बेस्ड के लिए बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही याद रखेंगे। तो देखो ए और रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब देखो ए क्या है? ए जो है एज लेंथ है, एज लेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है। आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर या फिर एटम, ओके। एटम को स्फीयर एज्यूम किया गया है। साइंस जब स्टार्ट की होगी उसमें एटम एलिमेंट पढ़ना तो वो पहले उसी टाइम बताया गया होगा, इसको स्फीयर ही एज्यूम किया गया है। अब देखो एससीसी की बात करें, इसमें भी 3 कहीं देखेंगे। एससीसी में देखें तो ए इक्वल टू 2r होता है, ये बस ध्यान रखना इतना ही। एफसीसी के लिए ध्यान रखना 4r इक्वल टू a√2 होता है, ओके। बीसीसी के लिए ध्यान रखना 4r इक्वल टू a√3 होता है, बस इतना ही, इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे तो इसी के बेस पे होंगे और ज़्यादा इससे कुछ नहीं, अगर आएगा भी तो इतने से ही, इस टॉपिक से इतना ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट जो हमें देखना है इसमें ए और आर के बीच रिलेशन हो गया। अब क्या पढ़ना है? हाँ, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। आई थिंक देख लेती हूँ क्या फिर छोड़ना है कोई टॉपिक। कितना हो गया? हाँ, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ही है। देखो अब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का पहले सेंस समझो। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किसी भी, अब सॉलिड स्टेट में स्फीयर ही पढ़ रहे हैं ना, तो स्फीयर से ही समझ लेते हैं। देखो उसको पैक करने के लिए कोई सामान है, मान लो एक कार्टन, क्यूब को एक कार्टन से हम मतलब समझे, जैसे मान लो अब स्फीयर मिठाई हो गया, मान लेते हैं स्फीयर कोई मिठाई है। अब मिठाई में गोल स्फीयर तो लड्डू ही होगा। अब कार्टन तो वैसे तो हमारे यहाँ जो मिठाई का डब्बा आता है वो क्यूबॉइडल होता है, लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास क्यूबिक है,
तो अब उसमें एटम्स जो लड्डू है उसको कैसे उसमें रखेंगे, उसको अरेंज कैसे करना है, बस यही होता है क्या लिखा हुआ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में भी ना तीन तरह से, या तो लड्डू को कैसे, देखो लड्डू को कैसे सजा सकते हैं, या तो लाइन से ऐसे ही सजा दें, ठीक है, एक लाइन में इतने लड्डू रख दिए मान लो, तो एक ही डायरेक्शन में रखे हैं ना, एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको कहते हैं 1D। ठीक है, 1D हो गया। फिर उसके बाद अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, CN से डिनोट करती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एक एटम को के साथ दूसरा, उसके जस्ट बगल में कितने हैं लड्डू, एक ये है, इसके बगल में एक और दो हो गए इसके कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप बोलेंगे कि इसको ले लो, इसके तो एक ही है भाई, बनाया मैंने सिर्फ इतना ही है, जरूरी थोड़ी ना है, लड्डू की बात कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि लड्डू की ही है ये, स्फीयर है ना, एक लैटिस की बात होती है यहाँ पे, तो इसके जस्ट बगल में भी एक एटम होगा, मैंने सिर्फ यहाँ से ऐसे बना दिया है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक के लिए दो ही होता है, हो गया, ये हो गया 1D पैकिंग, इसको बोलते हैं 1D पैकिंग। एक तो ये तरीका आ गया आपके पास। दूसरा देखो सेम यही मान लो लड्डू है, ऐसे ही लड्डू स्फीयर। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो तरीके हैं अब और इसके आगे सजाने के लिए, इसके आगे एक और लेयर ऐसा ही रखना हो तो एक तो मान लो हम जस्ट इसके नीचे ही रखते जाएं, ठीक है, इसके नीचे जस्ट रखते गए तो अच्छा इसका नाम तो देना पड़ेगा ना, देखो ये 2D पैकिंग बोलते हैं इसको। एक तो ये दो डायरेक्शन में इसको सजा मतलब अरेंज किया गया है ना, देखो एक तो इधर पहले रखे, फिर इधर वाले डायरेक्शन में भी बढ़ते आ रहा है। अगर कोऑर्डिनेट के बेस पर समझे तो देखो XYZ 1D में क्या किए थे, सिर्फ एक डायरेक्शन में, मान लो सिर्फ X एक्सिस पर हम रखते गए थे। 2D में क्या करना है कि X और Y दोनों पे रखो या फिर X Z पे रख लो, कैसे भी रखो, तो मतलब दो डायरेक्शन में बढ़ रहा है, दो डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो 2D हो गया। अब उसमें भी अरेंज देखो, एक टाइप तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा टाइप क्या हो सकता है, पहले वाले में जस्ट उसके नीचे रखे थे, अब इसमें मान लो जस्ट उसके नीचे ना रख के, जहाँ पर इसका ये लिंकिंग पॉइंट है, जहाँ ये जुड़ रहा है मीटिंग पॉइंट, वहाँ उसके नीचे रख दे हम, ऐसे रखे तो ऐसे भी तो रख सकते हैं हम, तो दो तरह से रख दिए ना, एक तो जस्ट उसके नीचे या तो रखो या फिर इनके जो मीटिंग पॉइंट है उसके नीचे रखो, तो दो तरह से हम बना दिए। तो एक तो देखो ये हो गया हमारा SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कह रहे हैं, देखो अगर इस एटम को सेंट्रल एटम मान ले हम, तो इससे डायरेक्ट देखो स्क्वायर, इसके आसपास देखोगे तो जो जुड़ा हुआ है एटम वो स्क्वायर ही बनाएगा, स्क्वायर बनाया ना, इससे डायरेक्ट देखो सिर्फ ये 1 2 3 4 एटम्स ही डायरेक्ट अटैच्ड है, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया इसका। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो 4 ही होगा, क्योंकि इस एक एटम को देखें तो उसके जो पड़ोसी है, इसको नियरेस्ट नेबर भी कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। ठीक है, तो देखो 4 ही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए तो 4 हो गया। अब यहाँ पर बात करें हम 2D तो ये भी है, सेंट्रल अगर इसको मान लेते, इससे डायरेक्ट अटैच्ड कितने एटम है, काउंट करो तो देखो 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी नंबर दे दे क्या, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ देखो इससे डायरेक्ट अटैच कितने हैं, 6। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D है, हेक्सागोनल HCP से डिनोट कर देते हैं। हेक्सागोनल कैसे, देखो इसको जब सेंटर पॉइंट इसका मैच करोगे तो हेक्सागोनल बनाता है, हो गया ना। और
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की यदि बात करें तो 6 होगा। इस स्फीयर से डायरेक्ट अटैच्ड इसके पड़ोसी कितने हैं, इसके नियरेस्ट नेबर जो एटम्स है वो कितने हैं, 6 ही हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम 3D वाले में। 1D पर पैकिंग पढ़ लिए, 2D पैकिंग पढ़ लिए, अब 3 देखेंगे हम 3D पैकिंग। ठीक है, 3D पैकिंग की बात करें हम तो देखो यहाँ पर ये एटम है, अब बीच वाला इसे उठा ले क्या इतना। अच्छा देखो इसमें 1D में क्या था, एक लाइन था यही, फिर 2D के लिए क्या किया, सेम 1D वाला ही उसके नीचे या तो ऐसे रखें या फिर एक खिसका के रखें, ऐसे रख दिए। अब देखो इसमें क्या होगा, SCP वाले से ही बनाएंगे हम, SCP SCP से ना फिर ये CCP में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर वाले से ही बनाते हैं। देखो क्या कहना चाहते हैं, CCP होता है वैसे, ये SCP का ही बना होता है। ये जो एक लेयर है इसको मान लेते हैं प्लेन पे होगा ना, फिर इसके ऊपर जस्ट यही वाला इसके ऊपर रख देंगे। अगर मान लो मिटाते हैं, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। पैकिंग देख रहे हैं ना, देखो 3D पैकिंग के लिए क्या था, 2D जो बनाया था ना ऐसे, पहले 2D बना लें। एक लेयर ये हो गया, मान लो डब्बे में लड्डू एक लेयर सजा दिए, हो गया। फिर जस्ट उसके ऊपर रखना है अब लड्डू, तो अब इसके ऊपर कैसे रख सकते हैं, यहाँ पर फिर रखेंगे ना, ठीक है। फिर जो स्पेस बना यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पे, फिर अगेन एक यहाँ पे, ऐसे ही तो सारे लड्डू रखे जाएंगे। दूसरे पेन से बनाओ, क्या इसी से काम चल गया। एक लेयर ये हो गया, सेम वैसे ही इसके नीचे ना एक लेयर और होगा, समझ रहे हो बात को। एक तो ये मिडल में लेयर ये हो गया, जो ये ऊपर में लेयर बनाई हो सेम ऐसा ही लेयर नीचे में भी होगा। तो अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितना आ जाएगा, और ये होता है CCP, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितना होगा, इस वाले एटम को लेते हैं, इसके चारों तरफ तो 1 2 3 4 4, ये वाले मिडल में 4 है। फिर देखो इसके आसपास जो खाली जगह है 4 ही है ना, 1 2 3 4, तो ये खाली जगह जो है उसके एक मिडल में लेयर हो गया, जस्ट उसके खाली जगह के नीचे 4 खाली है जगह, इसको चूंकि वॉइड होता है, खाली जगह नहीं बोलते, वॉइड बोलते हैं, वॉइड। और इसको बोलते हैं स्क्वायर वॉइड। स्क्वायर वॉइड क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पर ना स्क्वायर बना हुआ है, देखेंगे आप, तो ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर वॉइड जो है इसके नीचे एक एटम होगा, फिर यहाँ पे एक एटम होगा, एक मिनट देखो, एक तो यहाँ पर ये जो वॉइड है हो गया, तो ये क्या होगा, अब क्या बता रही थी मैं, ये होता है बीच में डिस्टेंस। देखो इसके नीचे भी लेयर आएगा, तो 4 ही एटम्स होंगे ना, एक ये वाला वॉइड, फिर स्क्वायर वॉइड ये भी है, फिर एक ये भी है और यहाँ पे है, ठीक है। तो 4 वॉइड तो ये हो गया, 4 नीचे में, और सेम वैसे ही 4 ऊपर में भी होगा। अब मान लो लड्डू नीचे रख दिए, फिर उसके ऊपर रख दिए, तो फिर अगले वाले का भी तो वॉइड बना, तो उसके ऊपर रखेंगे ना। तो 4 नीचे के साइड में हुआ, 4 मिडल में और 4 ऊपर, टोटल कितने हो गए 12। मिडल वाला जो एटम होगा उससे डायरेक्ट अटैच 12 होते हैं, 12 होंगे।
12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है इसका सीसीपी के लिए 3D पैकिंग में। अब देखो वैसे ये तो एससीपी से बना हुआ। अब देखो एक और पैकिंग का तरीका है जिसके बोलते हैं एचसीपी। एचसीपी की बात करें तो देखो इसके लिए पहले ना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो पहले हेक्सागोनल बना ले इसका। देखो तो हेक्सागोनल कहाँ बन रहा था हमारा, इस तरह से जो अरेंज किए थे एटम को, यहाँ हेक्सागोनल बन रहा था ना हमारा। देखो ये मिडिल का हो गया हेक्सागोनल, ये होगा इसके सेंटर पॉइंट को मिलाया तो हेक्सागोनल। अब देखो इसमें वॉइड क्या बना है, इसमें ना ट्रायंगुलर वॉइड बनता है। 2D में देखेंगे ना तो ट्रायंगुलर वॉइड है। तो देखो ट्रायंगुलर कैसे है, देखो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर वॉइड, ठीक है। और ये है हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, समझ आ रहा है। ट्रायंगुलर वॉइड है। अब देखो इसके नीचे अगर इसको बुक में जैसे बनाया अगर वैसे बनाना चाहें तो देखो यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, फिर एक सेंटर पर एटम है, जस्ट इसके नीचे। अब देखो वॉइड जो बना हुआ है ना, यहाँ पे जो 6 वॉइड बने हैं ना, तो पहले एक एटम ना यहाँ पे नीचे के साइड में यहाँ पे होगा, फिर अल्टरनेट करके यहाँ पे, फिर यहाँ वाला छोड़ के यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब देखो 3 एटम नीचे में हो जा रहा है ना, इस लेयर के नीचे के साइड में अल्टरनेट करके 3 एटम रहेंगे, तो वही बनाया जाता है यहाँ पे ऐसे, समझ आ रहा। फिर उसके बाद जो लेयर आएगा, देखो ये तो नीचे के साइड में आ गया, अब इसके ऊपर के साइड में फिर आएगा। तो अब देखो जो ये रह गया है ना 3, इस बार पहले कैसे अरेंज हुआ था, ये ट्रायंगल के जैसा इस तरह से ट्रायंगल बना। दूसरी बार में जब नेक्स्ट लेयर जो आ रहा है, ये नीचे का लेयर हो गया। अब अपर लेयर की बात करें तो देखो इसमें जो एटम रखेंगे वो अपोजिट बन रहा है ना, तो अपोजिट में बनाते हैं इसको ऐसे, इसी से लिख देते हैं क्या कहना, ठीक है। इस पर ऐसे बना है। तो अब देखो ये जो एटम है मिडल वाला, इससे डायरेक्ट अटैच्ड कितने एटम्स हो गए, 6 तो ये है, 3 ऊपर 3 नीचे है ना, तो 3 नीचे है, तो 3 6 3 टोटल 12 एटम्स इसके लिए भी हो गया ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी में यही है 12, जो 12 लिखे हुए हैं ना बुक में भी, या फिर ऐसे टीचर्स भी पढ़ाते हैं, तो वही है 12 एटम्स ही होते हैं। बुक में जो स्ट्रक्चर दिया है ना वो ऐसे दिया, एक तो पहले ऊपर में हेक्सागोनल बना दिया, फिर ये ट्रायंगल वाला फेस बना दिया, फिर उसके बाद फिर से हेक्सागोनल बना दिया। अब इसमें ना अगर किसी को ये ना पता हो कि ये क्या दिखाना चाह रहा है, मतलब 2 हेक्सागोनल लेयर के बीच में एक ट्रायंगुलर लेयर आता है, उसके कहने का सेंस ये है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ तो आपको आ गया होगा कि ये जो पैकिंग वाला है वो कैसे होता है। अब इसके बाद जब पैकिंग करना सीख गए तो उसको अप्लाई कर देते हैं। सीख गए तो अगर मान लो कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो लाइफ में उसका यूज़ तो होना चाहिए। तो उसके बाद जो हमारा आता है वो होता है पैकिंग एफिशिएंसी। देखो अब जो पढ़ रहे हैं ना इसका यूज कहाँ करेंगे, देखो बताओ। क्योंकि ये वाला जो बात है ना, मेरे को ना एक स्टूडेंट ने बताया एग्जाम्पल देके समझाने के लिए, ये लड्डू पैकिंग वाला मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बताया। देखो क्या बताया उसने कि जब दूसरे के यहाँ मिठाई भेजना हो ना, अच्छा ये जो पैकिंग एफिशिएंसी अब क्या है, पहले हम जो पढ़े क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो स्फेयर्स हैं, मान लो लड्डू। अब मिठाई का डब्बा किसी के यहाँ भेजना है हमें, तो मान लो घर वाले खरीद के लाए, मान लो पापा खरीद के लाए लड्डू और डब्बा दोनों लगे, वो बोले कि देखो इनके यहाँ भेजना है, एक पूरा डब्बा पैक करना है, इसमें सजा दो सारे लड्डू और खाली नहीं रहना चाहिए डब्बा। अब देना है, अब देखो लड्डू सजाते सजाते मन में आ गया कि एक लड्डू खा लूँ या कुछ लड्डू अपने लिए भी बचा लूँ, लेकिन एक चीज़ ये भी डर है कि अगर रख लिया तो फिर डब्बा खाली हो जाएगा और फिर डांट मिलेगी। तो देखो हमारे पास जैसे पहले बताया कि जो मिठाई का डब्बा आता है हमारे यहाँ क्यूबॉइडल होता है, मान लो उसको क्यूबिक मान लो, ठीक है। तो
एफिशिएंसी के लिए देखो, पैकिंग एफिशिएंसी, अगर आप देखेंगे एफसीसी के लिए, एफसीसी, एफसीसी और बीसीसी, तो देखो सबसे ज़्यादा जो पैकिंग एफिशिएंसी आता है ना, एक मिनट रुक जाऊँ, साधने पर क्यों हो रहे हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ एफसीसी का ही ज़्यादा होता है, सही। देखो बीसीसी एफसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी जो है ना वो एफसीसी के लिए ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद बीसीसी के लिए होता है। अब ये एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, वो क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के लिए क्या है, एक क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। अब इंटू 100%, क्योंकि एफिशिएंसी ना परसेंट में ही निकलता है, तो ये होता है। अब ये जो बता रही थी ना उसका समझना, एफसीसी वाले में क्या है, जो लड्डू सजाने का है ना पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी का ज़्यादा क्यों है, पेसेंटर वाले का ज़्यादा क्यों है। पहले एक हेक्सागोनल वाला लड्डू माला सजाते गए हम, स्क्वायर वाला देखते हैं, यहाँ पे खाली जगह ज़्यादा है ना, देखो स्क्वायर बन रहा है, खाली जगह ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर हेक्सागोनल का आप देखें, इसके मिडल में रखेंगे यदि, तो देखो स्पेस कितना कम है। इस वाली स्फीयर को देखो, इसके चारों तरफ 4 ही एटम इससे अटैच हो रहे हैं, 4 ही लड्डू अटैच हो रहा है, तो देखो बीच में स्पेस ज़्यादा है ना, और यहाँ पर इसकी साइड देखो तो 4 लड्डू आ रहे हैं और स्पेस भी बहुत कम है। तो एक काम करना, लड्डू ऐसे ना सजा के ऐसे सजा, लड्डू बच जाएंगे, ठीक है, खुद के लिए भी हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट जो बता रही हूँ वो है एफिशिएंसी, इसमें ज़्यादा क्यों हुआ। एफसीसी में एटम्स कितने थे 4, बीसीसी में कितने थे 2, एफसीसी में कितने थे 1। एक लड्डू है ऊपर वाले में देखो, इसका वॉल्यूम तो सेम होगा ना सबके लिए, क्यूब में ही सब कुछ, मतलब सारे एटम तो क्यूब में ही है, तो मान लो जितना भी वॉल्यूम है, इतना बड़ा क्यूब है, इसमें इतने बड़े में एक ही एटम है, तो खाली जगह ज़्यादा है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कम हो गई। खाली जगह जितना ज़्यादा एफिशिएंसी उतनी कम, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा एटम्स हो, ठीक है। इसके लिए एफिशिएंसी का सेंस यही है, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। अब देखो 2 है, तो इस क्यूब को और ज़्यादा स्पेस घेरे होंगे, ऑक्यूपाई तो किए होंगे ना ज़्यादा, तो इसके लिए इसी वजह से इससे इसका एफिशिएंसी ज़्यादा आ जाता है। एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं, तो 4 जो एटम्स है वो इसी क्यूब में है, तो वो ऐसे एडजस्ट हुए हैं, काफ़ी क्लोज कह लें, या फिर ऐसे एडजस्ट हुए हैं कि खाली जगह कम हुआ है, तो देखो इसी वजह से इसका पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाता है। अब इसका होता है एफसीसी का 52% होता है, इसका 68% और इसका 24%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैं देख सकती हूँ, ठीक है। बीसीसी और उसके लिए 52 होता है, हाँ सही बताइए, ठीक है। इतना तो हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी भी हो गया। अब एक वॉइड जो बताई ना, वो ट्रायंगुलर वॉइड, हेक्सागोनल वॉइड, जो भी होता है वो सब ना, 2 वॉइड आपको पढ़ने हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। उसी टाइम मेरे को बता देना चाहिए था, उतना बड़ा जो क्यूब बनाई थी ऑक्टाहेड्रल, उसी से समझ आने वाला है, तो फिर से बनाते। देखो ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो इस इतने छोटे से समझ में आया था, पहले आपको टेट्राहेड्रल वॉइड बता देती हूँ। अच्छा एक चीज़ और, आपको ये चीज़ क्लियर है क्या, टेट्राहेड्रल CH4 के लिए जो लिखते हैं ना कि इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए क्या लिखते हैं, इस तरह से बना देते हैं। तो और ऑक्टाहेड्रल की बात जैसे ही आती है तो ऑक्टक तो 8 पड़े रहते हैं ना, और फिर यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं जैसे पढ़ा रही थी एक बार, तो उसी में एक क्वेश्चन के
कि बताओ इसके जो साइड एटम्स होंगे वो कितने होंगे। तो ऑक्टा का मतलब उन्होंने लगा लिया कि 8 होंगे एटम्स। ये जो यहाँ पे ना कोइंसिडेंस है भाई कि 4 टेट्राहेड्रल, टेट्रा 4 के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर ना 4 एटम्स हो गए उसके साइड। अब ये देखो, ये जो है ना, ये जो टेट्राहेड्रल लिखा गया ना, टेट्रा ये 4 एटम के लिए नहीं है, हेड्रल मतलब हो गया उसका एक फेस। अब टेट्राहेड्रल एक्चुअली देखो होता कैसा है, इसको यदि मिलाएंगे ना ऐसे, तो नीचे में एक ट्रायंगुलर फेस हो गया, फिर साइड में इसे मिलाओगे ना तो ये भी एक ट्रायंगुलर फेस होता है और एक ये भी ट्रायंगुलर फेस होता है। कहने का सेंस ये है कि देखो नीचे में एक ट्रायंगल, सेम एक इस साइड में ट्रायंगल, ऊपर के साइड में नीचे में ट्रायंगल हो गया, इस एज से ऊपर की साइड में एक ट्रायंगल जाता है, फिर इस वाले एज से एक ट्रायंगल जाएगा और फिर पीछे जो एज है ना उससे एक ट्रायंगल चला जाता है। तो एक ट्रायंगल मान लो इधर से, एक ट्रायंगल इधर से और एक उधर से। इसके फेस कितने हुए, हेड्रल कितने हुए, देखो हेड्रल कह दिया जाता है, इसके फेस कहेंगे तो शायद इजी होगा आपको समझने में, इस वजह से देखो एक तो नीचे वाला फेस, ठीक, एक इस एज से जो गया है ट्रायंगल वो वाला फेस, ठीक है, तो एक और, फिर इस एज से जो गया है वो वाला एक और, फिर पीछे के एज से जो है वो एक और, ये हो गया ना टोटल 4। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। सेम वैसे जैसे ऑक्टाहेड्रल की बात करें ना तो SF6 ले लेते हैं, देखो इस बीच में रहता है, अब इसके चारों तरफ जो 6 एटम्स हैं, ये थोड़ा समझना जरूरी, इस वजह से सॉलिड स्टेट में कोई बात नहीं, टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट है पर समझना ये भी जरूरी ही है। तो देखो स्क्वायर होता है, प्लेन में स्क्वायर हो गया, उसके नीचे अब 4 इस स्क्वायर के तो 4 एज हुए ना, 4 साइड हुए, हो गया, ओहो देखो 4 होते हैं। तो अब देखो यहां से एक ट्रायंगुलर फेस ऊपर वाले एटम से अटैच होता है, फिर यहाँ से देखो इस तरह से, फिर इस साइड से, और पीछे वाला तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो ऊपर के साइड में कितने बन गए, 1 2 3 4 बने ना, 4 फेस हैं। अब नीचे के साइड में देखो सेम वैसे ही एक इससे हो गया, फिर इस वाले से बनाया तो ये एक तो इससे अटैच है ही, फिर दोबारा ऐसे कर देते हैं, फिर इधर साइड से, तो 4 ऊपर मतलब लेयर था ये प्लेन में, एक ऊपर के साइड में गया जिसको पिरामिड कह सकते हैं, पिरामिड की तरह ऊपर में बना, फिर वैसे ही पिरामिड की तरह नीचे में बना, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, ये होता है ऑक्टाहेड्रल। जो इसके फेस बनते हैं ना वो 8 बन जाते हैं, इस वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ना कि इसके जो साइड एटम्स है 6 उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो अब टेट्राहेड्रल को, अच्छा इसको रहने देते हैं, क्यूब में यदि रिप्रेजेंट करना तो कॉर्नर एटम जो होता है ना, कॉर्नर पर यदि एटम बनाए इसके, एक ये अल्टरनेट कॉर्नर पर बनाना होता है, एक यहाँ बनाना है, फिर यहाँ, एक यहाँ। अब देखो इसको जब मैच करेंगे ना, टेट्राहेड्रल की तरह दिख रहा है, सेम ऐसे ही बन गया, ये दिख रहा है ना, देखो मैच किए इस सेंटर से इस सेंटर को, फिर दूसरे वाले एटम से इसको, चारों को एक दूसरे से यदि मैच कर दे तो देखो
यही हुआ, खाली जगह जो इनके बीच बन जाता है ना वो ऐसा ही बनता है। तो इसको बोलते हैं, अगर टेट्राहेड्रल के शेप की तरह बन रहा है, ऐसा शेप बनेगा तो उसको बोल देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बस इस वॉइड को बताने के लिए इतना ड्राइंग। अब देखो उससे भी डेंजर है ऑक्टाहेड्रल को समझाने के लिए। तो टेट्राहेड्रल इसको तो रब कर दिया, ऑक्टाहेड्रल समझाने के लिए बना दिया। ऐसा तो दिखेगा नहीं। जैसे NaCl जो है ना उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही होता है, पर NaCl तो सबके घर में है। नमक का डब्बा खोल के देखना तो दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है ये बता रही हूँ। पूरा का पूरा मान लेना एक क्यूब है, 8 क्यूब इस बार नहीं बनाई हूँ, बस ये लाइन ड्रॉ की हूँ समझाने के लिए। पूरा एक क्यूब है। अब इसके फेस सेंटर पर देखो, मान लो एटम है यहाँ, इस फेस के लिए, पीछे वाले फेस के लिए इतना ये है ना, पीछे वाला फेस इतना, तो उसका फेस सेंटर ये वाला हो जाएगा। यहाँ एक एटम है मान लो, फ्रंट वाले फेस के लिए क्या होगा, ये वाला हो जाएगा सेंटर होगा ना। और जो ये साइड वाला फेस है इतना, उसका सेंटर ये रहा। अब यहाँ पे देखो, इस साइड का जो फेस है उसका सेंटर ये रहा। सेम वैसे ही 4 तो ये हो गए। अब नीचे वाले फेस का देखो तो सेंटर कौन सा है, ये है। सेम वैसे ही ऊपर वाले फेस का देखो तो ये सेंटर हो गया ना। अब देखो, अब यदि बीच में, जैसे ये SF6 था ना, अगर बीच में मान लो S रख दूं मैं, S, तो ये 6 के 6 F मान लेते हैं, फ्लोरीन। तो क्या इन सबको अटैच करेंगे तो इसके जैसा बनेगा। जैसे टेट्राहेड्रल में चारों एटम को अटैच कर दिए एक दूसरे से, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा था। सेम वैसे ही यहाँ पर यदि एटम्स जो भी है इसको अटैच करेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना देगा। ठीक है, अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बना रहा है वो कैसे बना रहा है। नीचे के साइड में ये आ गया, वाले से भी मैच कर देते हैं सबको। ये होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बीच में स्क्वायर होगा, ये बन गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिख रहा है इसी के जैसा, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बना नहीं यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे एस आके रह गया है। एस यही वाला ऐसे ही एस बना लिखो, इसको थोड़ी ना इस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस समझाने के लिए लिखिए। समझ आ गया। तो वॉइड भी हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ लिया हम, टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ लिए। अब इसके बाद शायद एक डेंसिटी का फॉर्मूला कुछ है क्या इसमें, डेंसिटी का। अच्छा एक चीज़ और, रेडियस रेशियो, वो लिख लेना। एकदम समझ में आ गया तो इसको हटा देते हैं। अगर समझ में ना आए तो बैक हो के वीडियो देखते रहो, समझ आ जाएगा। ठीक है, और पता है यह पहली बार पढ़ो ना तो समझ में सच में नहीं आता, लेकिन जैसे एक बार ना अपने दिमाग पे भरोसा रखना। मैं
पता है मैं क्या सोचती हूँ कि यदि खुद पे भरोसा है ना तो वो समझ में आने लगता है। फिर माइंड पे अपने भरोसा, खुद पे भरोसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपने माइंड पे भरोसा रखना हमेशा। जब टीचर किसी से भी पढ़ रहे हो आप, अगर टीचर आपको एक बार समझा दिया ना, आपके माइंड में वो फिक्स हो जाता है। अब फिर आप ना उसको आंख बंद करो और सोचो, अपने दिमाग को छोड़ दो। ऐसा मत कहो ना कि अरे समझ नहीं आया होगा, समझ नहीं आया होगा, समझ आ गया आपको, बस उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं। क्योंकि पहली बार चीज़ें आप देख रहे हैं तो पहली बार में ना हर चीज़ लगता है कि नया है, नहीं होगा जल्दी से, मतलब याद नहीं रहेगा, समझ नहीं आएगा। माइंड पे छोड़ देना कंप्लीटली। देखो आपका माइंड आपको समझा देगा कि मैं समझ गया हूँ, फिर आपको ना कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अब देखो रेडियस रेशियो की बात करना है तो उसमें ना इसके लिए एक चार्ट बनवा देती हूँ, बस उतना है कर लेंगे आप। तो रेडियस रेशियो जनरली है क्या, इसमें ना कटायन, रेडियस रेशियो की बात करें तो कटायन का जो रेडियस होगा ना वो, और अनायन, अच्छा ये चीज़ ना जो रेडियस रेशियो रूल पढ़ते हैं ना वो सिर्फ आयनिक सॉलिड के लिए पढ़ते हैं, आयोनिक सॉलिड। ओके, तो आयनिक सॉलिड में अब आयनिक सॉलिड है, आयन्स कौन कौन से होंगे, एक तो कटायन मतलब पॉजिटिव, दूसरा अनायन नेगेटिव वाला। तो ये कटायन का रेडियस हो गया और ये अनायन का रेडियस हो गया। अब इसका चार्ट देखें तो आपको रेडियस रेशियो का वैल्यू जो है, रेडियस रेशियो वैल्यू, फिर उसके बाद मैं चार्ट ही देख लेती हूँ डायरेक्ट, ठीक है, मैं देख के लिखा देती हूँ। वैल्यू वैल्यू ऑफ आर प्लस आर माइनस, ठीक है। यहाँ पे सेट की बात कर लेंगे हम, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, फिर एग्जाम्पल देख लेंगे। ओके, तो देखो पहले तो 0.155 से 0.225 तक, फिर उसके बाद सेकंड आता है 0.2252, 0.414, हाँ 0.4142, 0.732, फिर उसके बाद 0.732 इक्वल टू 1.00। सब सही है। देखो 3, 4, 6, 8, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 3, 4, 6, 8, ठीक है। अब देखो 3 है तो सेट इसका ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर, ओके। 4 है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को टीवी से लिख दे रही हूँ क्योंकि सबके लिए ये नहीं होता, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। 6 होता है ऑक्टाहेड्रल, 8 जो है वो क्यूबिक, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रायंगुलर में BN आ जाएगा आपका, ठीक है। टेट्राहेड्रल में CH4 में क्या दिया, अच्छा बुक में तो दिया ही नहीं है सब, और CH4 में इसके लिए आयनिक सॉलिड को करके ना CH4 कोवैलेंट सॉलिड हो जाएगा। क्यूबिक का लिखना पहले, ठीक है। इसके लिए CaCl होता है, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है NaCl, ठीक है। हाँ इसका ZnS, ओके, जिंक सल्फाइड हो गया। तो बस इतना ही, ये वाला जो चार्ट है इस टेबल को याद रखना, हो जाएगा आपका काम। इसके बाद डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, उसको देख लेते हैं। इतना तो लिख लेंगे ना, मैं हट तो गई थी, हाँ अब एक लास्ट देखते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखो डेंसिटी जो था वो है, डेंसिटी की बात करें तो Z इंटू मास ऑफ स्फीयर्स, और इन्हें एवोगाड्रो नंबर था, ये कैपिटल ए होता है, और ये एक वॉल्यूम ऑफ
SCC BCC, तो Z ये जो है ना वो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब जो भी यूनिट सेल होगा, अगर FCC दिया होगा तो इसकी जगह पे 4 यूज करना। अच्छा जब हाँ न्यूमेरिकल इसी पर मतलब इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल ही होंगे, सॉल्व करने के लिए आएगा। तो देखो Z तो ये हो गया, M है मास ऑफ एटम्स, ठीक है, जो एटम यूज किए होंगे ना उस लैटिस को बनाने के लिए, तो वो होता है Na जो है वो है एवोगाड्रो नंबर, ये तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर। और A जो है वो हो गया इज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल तो से A क्यूब यदि करें तो वॉल्यूम हो जाएगा यूनिट सेल का, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ये डेंसिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। बस नेक्स्ट अब जो हम पढ़ने के लिए रह गया है वो नेक्स्ट क्लास कल आई थिंक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज इतना, कल जो लेक्चर था उसमें इसका कुछ पोर्शन देख लिया, आज कुछ पोर्शन हो गया। कल के लेक्चर में इम्परफेक्शंस जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट में इम्परफेक्शन इन सॉलिड और एक उसकी सॉलिड की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, बस ये 2 चीज़ देख लेंगे, कल खत्म हो जाएगा सॉलिड स्टेट हमारा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना आप रिवाइज करते होंगे। और जो आज पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, इससे पहले वाले लेक्चर में अपलोड है वो वीडियो भी, वो आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखें, या फिर जैसे भी आप हो सकता है वो वाला जिसमें जो बताई हो पॉइंट आपको क्लियर है तो कोई बात नहीं, उसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम किल करने का कोई मतलब तो बनता है नहीं। तो आप जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है वो वहीं देखें, अदरवाइज वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम अपना सेव करना है ना, हमें तो एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो इतने के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि